जी, good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.V. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम हमारे लीजेंडरी मास्टर डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर कैंट सर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में, उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस सेशन के लिए उन्होंने अपने केसेस को प्रेजेंट किया और सेशंस भी वो लेने वाले हैं। तो उनके वेलकम के साथ मैं हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर जसकरण सर को इनवाइट करता हूं कि वो हमारे मास्टर कैंट के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे हम सभी के साथ। जी, वेलकम जसकरण सर। प्रवीण सर, वेलकम जसकरण सिंह जी। थैंक यू सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे रेस्पेक्टेड जो हमारे स्टालबॉट है डॉक्टर जेटी कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी है। सो आज उन्हीं को लेके मैं कुछ लाइन उनके बारे में ऐड करना चाहूँगा। हमारे जो तीनों रेस्पेक्टेड मेंटर हैं, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर, उनके केसेस से पहले। सो सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा हमारे जो मास्टर है डॉक्टर हनीमैन सर को फॉर डिस्कवरिंग दिस ब्यूटीफुल साइंस, एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर जेटी कैंट सर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। सो मैं कुछ लाइन सर के बारे में ऐड करना चाहूँगा जो कि सर की लाइफ से रिलेटेड हैं। सो सर की जो अर्ली लाइफ थी डॉक्टर जेटी कैंट सर की, तो सर का जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी US में हुआ था 31 मार्च को 1849 में। एंड उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री ली थी इन द ईयर 1870 फ्रॉम द मेडिसन यूनिवर्सिटी। एंड उनका जो आगे का मेडिकल डिग्री है, मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने एक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लिया था। ये क्या है ना, एक्चुअली इस सिस्टम में वो उन्होंने सारे जितने भी पैथीज हैं, जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है और बाकी डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स का ना सर को बहुत अच्छा नॉलेज था डॉक्टर कैंट सर को। बट उनका जो अर्ली टाइम था ना, उसमें उन्होंने होम्योपैथी को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि उन्हें ये साइंस ज्यादा समझ में नहीं आई। होम्योपैथी जो सर का जो सबसे पहला जो सर जिसके साइंस की तरफ बायस थे वो एलोपैथी ही थी। जो सर जिसके डॉक्टर थे सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करते थे सर, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये डोजेस क्या होता है यार, ये पोटेंटाइजेशन क्या होता है, ये वाटर डोजेस क्या होता है। तो अर्ली जो उनकी लाइफ थी उसमें उनको ये चीजें ज्यादा वो इससे इम्प्रेस नहीं थे। बट क्या होता है ना कि जब हम लोगों को, जब यूनिवर्स हमको चुनता है ना किसी काम के लिए कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता ही है। जैसे कि हनीमैन सर की लाइफ में आया था कि सिनकोना बार्क का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वैसे ही डॉक्टर कैंट सर की लाइफ में उनकी वाइफ जो है वो बीमार हो गई थी, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ से उनका कन्वर्जन शुरू होता है कि वो होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट कैसे हुए। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया ना, वो ज्यादा इंप्रेस नहीं थे कि ये होम्योपैथी क्या होती है, ये सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में ये क्या, ये चीजें क्या है। तो बट क्या हुआ ना कि उनकी वाइफ को इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर फेलन करके हैं, ये हैनीमैन के डिसिपल रहे होंगे, तो उन्होंने उनकी वाइफ को ट्रीट किया था। और उनकी वाइफ का जब इम्प्रूवमेंट उन्होंने होम्योपैथी से देखा ना, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। और उन्होंने ना डॉक्टर फेलिन के साथ ऑर्गेनॉन, मेट्रिया मेडिका और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स जो कि हमारे वाइटल सब्जेक्ट्स हैं जो होम्योपैथी में हमें पढ़ने जरूरी होते हैं, वो उन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली उन सारे सब्जेक्ट्स में। और उन्होंने उनके साथ ही हमारी जो होम्योपैथी है उसमें अपना
रुख उनका उस तरफ हो गया। सो सर का यहाँ से कन्वर्जन हुआ था होम्योपैथी की तरफ। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ना सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है होम्योपैथी में उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो सर ने ना जैसे कि हमारे को कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाते हैं कि जो सर के 1897 में पब्लिश हुई थी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका, जो कि आप लोगों को पता है कि उस जमाने की सबसे एडवांस रेपर्टरी, और आज भी होम्योपैथिक मैथमेटिका जो रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय डॉक्टर कैंट है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड रेपर्टरी है। और बहुत सारे रूब्रिक्स आज जो सिंथेसिस में भी है ना, वो कहीं ना कहीं रूब्रिक्स कैंट सर की रेपर्टरी से ही लिए गए हैं। उसके बाद 1900 में सर ने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी पब्लिश करा था, जो कि हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और 1905 में जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मैथमेटिका है, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका, ये भी डॉक्टर कैंट सर ने ही पब्लिश करा था 1905 में, जिसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में मैथमेटिका लिखी हुई है। उसके अलावा उनके ना कुछ और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो हैनीमैन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिकागो में थे, उसमें वो सीनियर लेक्चरर थे मैथमेटिका के। और लेटर ऑन वो इसके हेड भी बने थे इस कॉलेज के, इस हॉस्पिटल और इस कॉलेज के। और काफी सारे जो कि डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर जॉन वायर, डॉक्टर एएच ग्रिमर, डॉक्टर पीएरे शिमिट, डॉक्टर बी के बोस, ये आप लोगों ने इन सब का नाम सुना होगा। ये सब डिसिपल्स थे डॉक्टर कैंट के, मतलब कैंट सर ने ही इनको ट्रेन किया है। पीएरे शिमिट सर ने तो आगे जाके एक रेपर्टरी भी लिखी थी। और इसमें जो भी ये जितने भी ट्रेंड डॉक्टर्स थे, ये सारे डॉक्टर कैंट सर से ही निकले थे, उन्हीं के कैंट सर ही इन सबके गुरु रहे थे। इसके अलावा सर ने बहुत सारी प्रूविंग करी है, और उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर इसके अलावा भी लिखा है, जैसे कि लेसर राइटिंग्स और न्यू रेमेडीज करके एक बुक है उनकी, क्लिनिकल केसेस। इन सब में ना उन्होंने प्रूविंग्स ऑफ न्यू मेडिसिन को लिखा है। बाकी इसके अलावा डॉक्टर कैंट सर का जो जमाना था ना, उस टाइम पर जो पोटेंसीज होती थी, जैसे बोरिक सर के टाइम पे या फिर हेरिंग सर या हैनीमैन टाइम पे ना, हम लोग बहुत लो पोटेंसीज में पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते थे। पर जैसे जैसे पोटेंसीज, जैसे जैसे कैंट सर आए ना, तो कैंट सर ने ही ये फिलोसफी दी थी कि वी शुड रेज द पोटेंसीज। पहले 30 से शुरू करें, देन उसके बाद ऑल्टरनेटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन कॉन्जिक्यूटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन 1 एम दे, देन उसके बाद हम 10 एम तक जाए। तो ये कैंट सर ये लेके आए थे, ये जो बेसिस है। अभी मैं सर का के कुछ कैंट फिलोसफी में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये लाइनें, मैं बहुत पढ़ता हूँ इन लाइनों को। वो मैंने यहाँ पे स्पेशली छांट के यहाँ पर लिखी है, और मैं वही यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो ये सर का लास्ट चैप्टर है कैंट फिलोसफी का, पेलिएशन एंड डिफिकल्ट एंड इनक्योरेबल केसेस, पेलिएशन। उसमें सर ने जो चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट किया है ना, उसमें ये लाइन लिखी है सर ने कि while homeopathy itself is a perfect science, its truth is partially known। ये होम्योपैथी एक परफेक्ट साइंस है, एक कंप्लीट साइंस है, बट इसका जो सच्चाई है ना, वो अभी भी पार्शियली ही लोगों को पता है। ये सर ने 200 साल पहले लिखा है। द ट्रूथ इटसेल्फ रिलेट्स टू द डिवाइन नॉलेज रिलेट्स टू मैन। कि जो सच्चाई है ना ये होम्योपैथी की, ये एक डिवाइन नॉलेज जो है, एक मैन को जब तक आप समझते नहीं हो, तब तक आपको ये सच्चाई समझ में नहीं आएगी। जितनी भी हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो एक तरीके से एक डिवाइन नॉलेज है, एक इंसान के बारे में। फ्रॉम एकोनाइट टू जिंकम, हर एक मेडिसिन का एक एक सूक्ष्म मन है, जिसको हम लोग पोटेंटाइज करके उसको अराउज करते हैं। और वो एक डिवाइन नॉलेज है एक इंसान को समझने के लिए। और जब हम ये समझते हैं ना, तो ही हमें होम्योपैथी समझ में आती है। इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम बिफोर फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। मतलब बहुत वक्त लगेगा हमें, ये फिजिशियंस हमारे लिए लिखा है, बिफोर द फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। ये सच्चाई को जानने में और इसमें मास्टर बनने में हमें बहुत वक्त लगेगा। आगे सर लिखते हैं कि व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ईयर्स ओल्ड एंड लिटिल वंस ग्रो अप टू द नॉलेज ऑफ इट एंड ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस इट, आवर सक्सेसर्स विल एक्वायर नॉलेज दैट वी डू नॉट possess नाउ। मतलब कैंट सर को भी ये लिमिटेशंस पता थी कि मैं जो भी काम अपनी लाइफ में करके जा रहा हूँ, ये आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आज हमारे पास मेडिसिन है, पोजिट्रॉन है, फैल्कोपी है, टेक्सस है, शायद ये कैंट सर के जमाने में नहीं थी। तो सर ने यही चीज लिखी है, व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड एंड लिटिल वंस, मतलब हम जो लोग हैं जो अब चलना सीख रहे हैं होम्योपैथी में, विल ग्रो अप इनटू द नॉलेज ऑफ इट। जैसे जैसे हम इसको नॉलेज इसकी और ज्यादा लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे साइंस को और प्रैक्टिस करेंगे, तो आवर सक्सेसर्स, मतलब हम लोग जो लिटिल वंस हैं, जो ग्रो कर जाएंगे, विल एक्वायर द नॉलेज वी डू नॉट possess नाउ। जो हमारे पास आज नहीं है, वो हमारे सक्सेसर्स के पास कल होगी। तो सर ने ये चीज बोली है कि हमें हमेशा इवॉल्व करना है इस साइंस में, ना कि सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में फंस के रह जाना है कि नहीं नहीं इसके आगे नहीं होगा। तो आगे सर लिखते हैं, थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड मैन थिंक हार्मोनियसली। मतलब जैसे माइंड्स एक साथ आएंगे, मतलब
सर ने ये बात बोली कि हमें एक साथ काम करना है, एक यूनिटी में काम करना है, रेदर देन कि हम लोग एक डिफरेंसेस क्रिएट करें कि ये दूसरा है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा सर ने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड किया है। द मोर वी कीप टुगेदर द बेटर, द मोर वी थिंक एज द वन द बेटर। जितना हम एक साथ रहेंगे ना उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही हम लोग हारमोनियस वे में ठीक सोच पाएंगे, और इससे हमारा तो साइंस और हमारा प्रैक्टिस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। सो सर ने इसके लिए ऐसा बोला है। सर आगे लिखते हैं कि इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस। मतलब बड़ी दुख की बात है ये कि डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रुथ टू बाइंड अस टुगेदर। जो कि हम लोग करते हैं ना कि अलग अलग होम्योपैथी को बांट देते हैं सिस्टम ऑफ स्कोप से, कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हम उस तरीके से करेंगे। उन्होंने लिखा है कि आप जिस भी सिस्टम से करो आप एक सिमिलिमम तक ही पहुंचोगे, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। तो इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस, कि हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रूथ टू बाइंड अस टुगेदर। मतलब एक जो सच्चाई हमारे को जिसने बांध रखा है हम सबको एक साथ, मतलब कैंट सर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो आज हम टेलीग्राम्स पे वीसी करते हैं, जो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, एक फैमिली बना के रह रहे हैं। तो एक्चुअली कैंट सर का मोटो यही था उस जमाने में कि द एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर द थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर। हम और अच्छा सोचेंगे और हम और अच्छा आगे इवॉल्व कर पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, और होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ेगी। यही कहीं ना कहीं कैंट सर और हैनीमैन सर ने भी अपनी लेसर राइटिंग्स में लिखा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग जब डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं होम्योपैथी में कि ये तो ऐसे होगा, ये साइंस में, ये हम इस मेडिसिन को ऐसे समझते हैं, या हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग है, तो आप किसी भी मेथड से जाएं आप एक ही जगह पहुंचेंगे, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ। ये सच्चाई है, और सच्चाई आप दाएं से जाएं या बाएं से जाएं आप एक ही पॉइंट जगह पे पहुंचेंगे। तो ये सर कैंट सर की कुछ लाइनें थी जो कि सर ने लिखी हुई है, और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ, पेलिएशन वाले चैप्टर को, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि सर ने ये मोटो जो दिया है, एक्चुअली हमें इसको फॉलो करके ही चलना है और हमेशा साथ में रहना है, ना कि अलग अलग होके अपने डिफरेंसेस क्रिएट कर लेने। तो कैंट सर की जो लास्ट थी, उनकी डेथ हुई थी जून 16 1916 को इन स्टीवेंसिल मोंटाना, ये एक शहर है, वहां पे सर की डेथ हुई थी। और उसके बाद कैंट सर जो एक रिवोल्यूशन लेके आए ना होम्योपैथी में, सो वो ही हमें उस लेगेसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, और हमें उसी चीज के उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चल के हम भी मास्टर्स बनेंगे एक दिन, अगर हम कैंट सर जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि रेपर्टरी चाहे कितनी भी आ गई हो ना अपने पास होम्योपैथी में, बट कैंट सर की रेपर्टरी है ना, वो आज भी मेरे टेबल पे रहती है क्लिनिक में, और मैं हमेशा उसको देखता हूँ। क्योंकि कैंट सर ने जो लिखा ना वो चीज, शायद कैंट सर थोड़े इवॉल्व हो चुके थे, बोनिंगहॉसन बीबीसीआर के बाद वो रेपर्टरी आई थी, तो सर ने और ज्यादा उसको बहुत एक अच्छा एनहेंस करके उसके बारे में लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है, आज 3 केसेस हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल एंड ग्रेटिट्यूड टू कैंट सर फॉर कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर कैंट, और इस साइंस को आगे ले जाने के लिए। और यही हमारा मोटो है, इसके आगे हमें जाना है, और कैंट सर की ही टीचिंग्स को ऊपर हमें चलना है। सो थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सो मच जसकरण सर। अभी मैं हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर को इनवाइट करता हूं कि वो भी अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करेंगे। वेलकम दिलीप सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and thank you Jaskaran sir। बहुत अच्छा बताया आपने, इट वॉज वेरी गुड। मीन्स पूरा सर का जो लाइफ आपने एक्सप्लेन किया, और जो लास्ट जो ये था स्लाइड्स वगैरह, लास्ट 1 या 2 स्लाइड्स था, वो बहुत वंडरफुली आपने बताया भी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और ऑलमोस्ट सब कुछ आपने बता दिया है, हार्डली कुछ बचा है मेरे लिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि एक जो आपने बताया ना, डॉक्टर कैंट सर के एक डिसिपल थे डॉक्टर पियर स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी कैंट सर के ऊपर कि लाइफ ऑफ डॉक्टर जेटी कैंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, नेट पर ये बुक अवेलेबल है, तो जैसे भी आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो उसमें पूरा कैंट सर का लाइफ पूरा उसमें बताया। तो उसमें जो सर कैसा कन्वर्ट हुआ ना, वो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ।
जैसा सर ने बताया कि उनकी वाइफ बीमार हुई तो वो नर्वस ब्रेकडाउन था, इंसोमिनिया था, और सी वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर मंथ्स, और कोई भी दवा उनको असर नहीं करती थी। सर ने खुद ने ट्रीटमेंट दिया, और वो जो स्कूल में थे सेंट लुइस में, वहां पे सब लोग ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया कि ये डॉक्टर राफेल जो है उस टाइम में बहुत सीनियर होम्योपैथ थे और बहुत फेमस होम्योपैथ थे, कि उनको आप बुलाना ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। तो सर को भी लगा कि मीन्स अभी क्या करना है, क्योंकि उनके पास ये लास्ट रिसोर्ट था और कुछ मतलब चारा नहीं था उनके पास, कि कोई तो दवा असर कर नहीं रही थी। हाँ सॉरी, डॉक्टर फेलान, रिचर्ड फेलान। तो जब भी डॉक्टर फेलान आए तो उन्होंने एक ही शर्त रखी डॉक्टर कैंट ने कि भाई मैं भी ड्यूरिंग कंसल्टेशन हाजिर रहूंगा और देखूंगा कि क्या प्रोसीजर है। तो जब भी ये डॉक्टर रिचर्ड फेलन आए, उन्होंने कम से कम 1 घंटा पूरा केस टेकिंग लिए, सब पूछे कि प्रीवियस हिस्ट्री और अभी का जो इलनेस है, उनका मेंटल स्टेट, लाइक्स डिसलाइक्स। तो ये पूरा टाइम में सर जो है ना मन में मतलब स्माइल दे रहे थे, हंस रहे थे कि ये कोई मतलब ढोंगी है, बाबा है, फकीर है, ऐसा लग रहा था सर को। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया कि कोई ड्रॉप्स पानी में डाले और उनको स्पून फुल दिए, और फिर उनको बोला कि सर को बोला कि हर 2 घंटे पे आप पिलाते रहो। और बाजू के रूम में सर अपना कुछ लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे। 2 घंटे के बाद में हेसिडेंटली सर गए वहां पे कि कुछ होने वाला तो नहीं है। देखे थे उनकी वाइफ जो है जाग रही थी, उन्होंने दिए मतलब वो दवाई दिए। फिर वापस अपने रूम में जाके बैठ गए। 2 घंटे के बाद फिर तीसरा डोज वो मिस हो गया, चौथा डोज मिस हो गया, वो अपने काम में बिजी रह गए। लेकिन जब भी उनको ख्याल आया कि यार मेडिसिन देने का था, वापस वो रूम में जब भी गए तो देखा तो उनकी वाइफ जो है ना एकदम से डीप और साउंड स्लीप में सो रही थी। जब उनको लगा कि यार नहीं, दिस साइंस रियली वर्क्स, और वहां से उनका टर्निंग पॉइंट हुआ, और वो डॉक्टर फेलान के अंडर में उन्होंने हनीमैन का जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और जितना उस टाइम में लिटरेचर था वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उनका कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तो ये मेन पॉइंट था उनके उसमें। बस इतना ही सर, बाकी तो सर बता दिया है, सब भी बता दिया सर ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिलीप सर। मनोज जायसवाल सर, आप भी प्लीज कुछ ऐड कीजिए। बस आज उनको एक श्रद्धा ज्ञापन करते हैं उनके प्रति। बाकी दिलीप सर ने और क्या नाम उनका, जसकरण सर ने काफी कुछ बताया है। और सबसे बड़ी बात है, ये इतने बड़े लीजेंड्स हैं जिनके बल पर हम लोग आज काफी आगे बढ़े हैं। डॉक्टर हेरन है, डॉक्टर केंट है, इनकी किताबें शायद हम लोगों के लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाता, इन्होंने इतना लिखा है तो ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और उससे प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी वैसे ही मेहनत करेंगे तब हम होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकेंगे। हम कुछ देकर जा सकते हैं इस होम्योपैथी को, ताकि फ्यूचर में होम्योपैथी और आगे बढ़े। बस इतना ही वक्तव्य रखना है, और इसके बाद हम अपने केस की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मनोज सर। हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स का बहुत बहुत आभार। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जो एक केस मैंने प्रेजेंट किया था मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर डिस्क्लोज करके आगे बढ़ते हैं।
जी, पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। ओके ओके। जी सॉरी, थोड़ा समय लग रहा है जी। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है जी, थैंक यू सर। तो ये जो केस है, ये एक 92 इयर्स ओल्ड मेल है, उनका केस है, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो होम्योपैथ है। तो इनको मैं पहले भी एक बार ट्रीटमेंट दे चुका हूँ। उनको पाँव में, घुटने में पेन और पाँव में कुछ इशू हुआ था। उस टाइम पे भी जो मैंने मेडिसिन दिया था उससे ये ठीक हो गए थे। तो अभी उनका कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि उनका SpO2 लेवल जो है वह एकदम नीचे आ गया है। रात को 70 पर था रात को। वह एडमिट ही है हॉस्पिटल में उधर। वह लिख कर दे रहे हैं। मेरी मौसी थी उधर हॉस्पिटल में, अभी बस 2 घंटे हैं, 2 घंटे में काम खत्म, मतलब मेरी डेथ हो जाएगी। और सब लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाया है ना मुंह पर, इसीलिए सब लिख कर दे रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है। तो सब कुछ लिखकर ही बोल रहे हैं कि आगे क्या क्या करना है। फिर एक दिन सर ये एक सेकंड सर, एक्चुअली मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हो गया यहाँ पे। मैं एक बार लीव करके करता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, अभी बराबर। जी सर। तो मतलब जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे एक ही दिन में सब कर देना कि मुझे इलेक्ट्रिक बर्नर पर जला दो, ठीक है? उनका कोई बेटा नहीं है, तीनों बेटियां ही हैं। वह बोल रहे थे कि मेरा सब एक ही दिन में निपटा दो, मतलब जो भी क्रियाक्रम वगैरह है, आप 13 दिन के लिए मत रुको। मेरा आधार कार्ड यहाँ पर रखा है, ये चीज वहां पर रखा है। मतलब वह बता रहे हैं कि आगे क्या करना है, कि मतलब अभी बस हो गया, कि मतलब मेरा तो डेथ अभी कंफर्म है, तो आगे क्या क्या करना है वो सब बता रहे हैं। और अभी क्या बोल रहे थे, मतलब अभी बैठे हुए हैं ना, कि थोड़ा कम हो गया है, अभी थोड़ा सेटल हो गए हैं। बैठे हुए हैं तो बोल रहे हैं कि वह लास्ट टाइम पर दिया रहता है ना, कि वह बड़ा हो जाता है, अभी मैं ठीक हो गया हूं, कि अभी हो गया बस, ऐसे बोल रहे थे मतलब। और वह अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना पसंद है, इंडिपेंडेंट है वह। परसों रात को उनको ब्रीथलेस हुआ तो किसी को कॉल भी नहीं किया और डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया। उनको पहले से योगा करने की आदत थी, वह किया तो शायद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया होगा, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर लेटने की कोशिश की तो 2 घंटे लेट गए, और फिर उसके बाद फिर ब्रीथलेसनेस हुआ तो फिर वैसा ही किया। तब तक 6 बजने को आया। फिर उनका एक आदमी है रिक्शा वाला, उसको कॉल किया कि डॉक्टर को मेरे पास लेकर आओ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगा,
रहते तो अकेले हैं, फिर वह आता है इंसान और डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर के आने से पहले जो उनके घर में टॉयलेट है वह बाहर है घर के। कि डॉक्टर को दिक्कत ना हो इसके लिए वह टॉयलेट जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी गए देरिंग करके। उनको डर लग रहा था कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वह टॉयलेट को गए कि जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर के सामने वह रह पाए और उनको टॉयलेट ना जाना पड़े। और जब डॉक्टर आए तो बोले कि मुझे शहर का नाम लिया उन्होंने, लेकर जाओ तुरंत। फिर उनको गाड़ी करके लेकर आ गए। वह उनके लोग हैं वहां पर, वह फोन करते हैं और गाड़ी मंगवाते हैं, तो फिर आ गई यहां पर। और मैं कल हॉस्पिटल गई थी तो मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। मुझे अपना पैर दिखाया कि देख तेरी दवा से मेरा पैर एकदम नॉर्मल हो गया। मतलब उनका पैर एकदम नॉर्मल हो गया। लास्ट टाइम मतलब मैंने ही उनकी इस प्रॉब्लम के लिए उनको मेडिसिन दिया था। मेरे घुटने का दर्द भी बिल्कुल गया। और पूछ रहे थे कि ये जो दम है, मतलब उनको ब्रीथलेसनेस जो हो रहा है, ये जो दम है इसकी वजह से मुझे अटैक तो नहीं आएगा ना, हार्ट का मुझे कुछ हुआ तो नहीं रहेगा ना, पैरालिसिस ब्रेन का तो कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि उनको अकेले रहना है ना। अभी यहां से ठीक हो गए तो फिर उनको उधर ही वापस जाना है, अकेले रहने गांव में। उनका तो यही है कि वह ठीक होंगे तो यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी 2 घंटे बस हो गए तो बस। अभी वह आते हुए कैश साथ में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको पूछा कि उनका एज क्या है, तो उन्होंने बताया कि 92 ईयर्स ओल्ड उनका एज है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको कुछ और ऐड करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो मैं उनके पास गई नहीं, कल गई थी। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, पैर दिखाया, बातें की मेरे साथ नॉर्मली। मैंने फिर पूछा उनको कि इमोशनल भी थे क्या वह, तो इमोशनल थोड़ा पॉज लिया, फिर बोले नॉर्मली बातें कर रहे थे। मौसी ने पूछा मेरी तरफ इशारा करते हुए कि पहचाना क्या इसको। लास्ट टाइम मेरे को वो पहचान नहीं पाए थे, मेरे को सिस्टर या डॉक्टर समझ रहे थे। इस बार मेरे को अच्छे से पहचाना, मेरा नाम लेकर बोला कि ये डॉक्टर है, मतलब नाम लिया उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर का। मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बेटे के बारे में पूछा, मतलब बेटे के एग्जाम के बारे में पूछा। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप उनको ये मेडिसिन दीजिए और इस मेडिसिन का 200, 1M और LM पोटेंसी भी साथ में कैरी कीजिए। तो उन्होंने बताया कि 30 और 200 सब है मेरे पास, लेकिन LM पोटेंसी अभी नहीं है। तो फिर मैंने उनको मेडिसिन देने का तरीका बताया कि कैसे देना है उनको, कि वाटर डोज में बना के दीजिए आप। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि मैं कोई और दवा भी साथ लेके जाऊं क्या, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूं तो मैं क्लिनिक वापस नहीं आ पाऊंगी, मुझे उधर ही रुकना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, और किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इसी मेडिसिन से वो रिकवर हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने आगे थोड़ा ऐड किया कि इसीलिए मैंने मौसी से पूछा कि वह क्या क्या बोल रहे थे। तो सब लिखकर दे रहे थे, अभी भी लिखकर ही दे रहे हैं अच्छे से। तो फिर थोड़ा उन्होंने आगे ये ऐड किया कि मेरे बेटे का भी एग्जाम है और घर पे हस्बैंड भी नहीं है, तो सब चीजें एकदम से आ जाती हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, मतलब फॉलोअप उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को फॉलोअप दिया, तो उस टाइम पे भी जो उन्होंने बताया ये थोड़ा वो है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आज मैं जाकर आई हूं वापस हॉस्पिटल। कल शाम को उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया क्योंकि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। मतलब जो वो बोल रहे थे अभी नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो जो पहले उनका बोलना था कि हर काम लिख कर दे रहे थे या जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो
मेडिसिन के 4-5 या 6 डोजेस देने के बाद वो उनका कम हो गया था। अभी वो वैसा नहीं बोल रहे हैं। अभी उनको स्टूल पास नहीं हुआ है 3 दिन से। बोल रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा तो स्टूल पास हो जाएगा, मुझे कब घर छोड़ेंगे, कब घर छोड़ेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा चेंज है उनमें, लेकिन वह अभी ऑक्सीजन पर ही हैं, लेकिन उनका अभी O2 पर ही है, रह रहा है, 98 तक जा रहा है। उनका कंसंट्रेशन SpO2 का थोड़ा चालू है उनका। कल इको हुआ था तो बोल रहे थे कि उनका हार्ट 25% काम कर रहा है। वह तो उनकी एज के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कल से बात बदल गई उनकी। लेकिन अभी आउटपुट कम है, मेंटल्स में थोड़ा चेंज दिख रहा है। अभी मैं हॉस्पिटल उनके पास जाकर आई तो मुझसे पूछ रहे थे कि कितने दिन रखेंगे, कब छोड़ेंगे। मैंने ब्रश नहीं किया ना, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ब्रश करना है, बाथरूम में जाकर टॉयलेट जाना है। लेकिन हमने बोला कि आपको ऑक्सीजन लगाया है तो कैसे जाओगे ना। उनको वहां पर होता नहीं है, मतलब स्टूल वगैरह पास होता नहीं है। मैंने बोला कि आप पेन ले लो, तो मुझे बोले कि स्मेल आएगी ना बाजू के लोगों को, वह कैसे करेंगे। मतलब उनको जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी भी चिंता है, बाजू के पेशेंट्स को स्मेल आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ब्रश भी नहीं किया है तो खाना भी नहीं खा रहे, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और वो नहाना भी चाहते हैं। और केयर अभी भी कर रहे हैं। मौसी को बोल रहे थे कि जा, रिक्शा लेकर जा, चलकर मत जाना। बार बार वही बोल रहे हैं कि रिक्शा करके जाना। कैसे आई, कैसे नहीं आई, वह सब पूछ रहे थे। वो बार बार वही बोल रहे हैं कि रिक्शा करके जाना। मतलब तुम कैसे आई हो, कैसे नहीं आई हो, पूछ रहे हैं। मतलब अभी क्या करना है, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी क्या करना है। कल उनको 5-6 बार मेडिसिन दिया, फिर बंद किया शाम को, क्योंकि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था और उनसे वो मेडिसिन का बोतल भी गुम हो गया था। तो इसलिए उनको 4-5 बार रिपीट किया है। तो फिर मैंने पूछा कौन सा पोटेंसी दिया है, तो उन्होंने बोला 30 पोटेंसी दिया है। तो मैंने पूछा कि मतलब मेंटली इंप्रूव लग रहा है 30 से, तो उन्होंने बोला हाँ मेंटली तो इंप्रूव लग रहा है। मतलब वैसा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं है। अभी पूछ रहे हैं कि घर कब छोड़ेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप 200 पोटेंसी में वही सेम मेडिसिन उनको दीजिए और नीड के अकॉर्डिंग आप उनको रिपीटेशन कीजिए। तो जिसके बाद उनका ऑक्सीजन हट गया था और फिर वो डिस्चार्ज भी हो गए थे। तो ये केस है। 1 या 2 मेंबर्स प्लीज ऐड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, जी प्लीज 1 या 2 मेंबर्स ऐड कीजिए कि आपको क्या मेडिसिन लग रहा है। ठीक है, मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं क्योंकि आगे 2 सेशंस और भी हैं। 1 मिनट प्रवीण सर, सॉरी। जी। हाँ, कोई भी ऐड कर सकता है, बहुत इजी केस है और कुछ लोगों ने क्रैक कर भी लिया है। तो प्लीज कोई भी माइक ऑन करके ऐड करिए, बहुत इजी है केस, थोड़ा सा मॉर्बिडिटी पकड़नी है। तो प्लीज, क्योंकि कैंट सर का बर्थडे है आज, तो प्लीज ये साइलेंस जो है ना, ये थोड़ी सी काट रही है अपने को। तो आप प्लीज कोई भी माइक ऑन कर लीजिए। जी थैंक यू जसकरण सर। मुझे लग रहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ठीक है डिस्क्लोज करते हैं। तो ये आर्सेनिक एल्बम का केस है।
किरण पाटिल सर बता देंगे, उन्होंने आई थिंक कुछ लिखा है, मुझे उनका एनालिसिस ठीक लगा था। किरण पाटिल सर हैं तो एक बार माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर गुड इवनिंग। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, ये केस में वो पेशेंट को एंजाइटी बहुत थी, उसको जी सर। एंजाइटी में वो डेथ प्रेसेंटिमेंट प्रेडिक्ट द टाइम कर रहे थे जी डेथ, और उसके बाद में डेथ प्रेसेंटिमेंट सेटलिंग हिज अफेयर्स मस्ट बी। दूसरा, जी वो सर। इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और एंजाइटी कॉन्शियस में उनमें था, केयरफुल अदर्स था, फियर हैपन समथिंग विल, ये उनको लग रहा था, और वो जल्दी अच्छा होके घर भी जाना चाहते थे। तो आर्सेनिकम एल्बम रेमेडी मेरी आ रही थी, डिफरेंशियल भी मैंने डाला था, और सेकंड पार्ट में भी मैंने अर्सल्ब और कैलकेरेकार डिफरेंशिएशन में डाला था सर। वेरी नाइस एनालिसिस सर, थैंक यू सो मच। तो ये आर्सेनिक एल्बम का ही केस है सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ऐसा थोड़ा शेड देखते नहीं है आर्सेनिक का, हमारे पास वही जो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी वाला, बहुत फियरफुल ना, पूरा फैमिली उसके आजू बाजू में बैठा हुआ रहता है क्योंकि अकेला वो रह नहीं पाता है, तो उस तरह का केस देखते हैं। लेकिन ये जो पेशेंट है, ये बहुत एक तरह से केयरिंग पेशेंट है, केयर, उसको दूसरे की चिंता भी है, ठीक है। तो इसमें रूब्रिक ढेर सारे हैं, आप लगा सकते हैं। जो मैंने रूब्रिक लगाए थे और जो मिस हुआ है अभी तक, मुझे लग रहा है, मैंने थोड़ा पीछे के चैट नहीं देखे हैं, लेकिन जो मेन रूब्रिक जो आप लोग मिस कर रहे हो, वो रूब्रिक है प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। वो इस सिचुएशन में भी, इस एक्यूट स्टेट में भी, वो अभी भी सब कुछ प्रोग्राम करके चल रहे हैं कि कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, कौन से काम को कैसे करना है, मेरा क्रियाक्रम कैसे करना है, ठीक है। तो वो सब प्रोग्रामिंग करके चल रहे हैं। बाकी तो ढेर सारे वही रूब्रिक हैं, जैसे ये पेशेंट केयरफुल में भी है, केयरिंग भी है बहुत ज्यादा, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, केयरफुल ऑफ ट्राइफल्स अबाउट, checking twice or more must check, closing eyes aggravate, death conviction of, death sensation of, death presentiment of, respiration with asthmatic, delusion die about to die, one was, delusion die time has come to, programming everything, disorder sensitive to, love for family। तो ये रूब्रिक्स हैं जो उस टाइम पे मेरे माइंड में थे। इतने तो नहीं थे, लेकिन जैसे प्रोग्रामिंग एवरीथिंग है, और डेथ के रूब्रिक्स हैं, और उनका केयरिंग नेचर जो था, ठीक है। तो ये सब मैंने सोच के उनको आर्सेनिक बोला था, और वो आर्सेनिक से ठीक हो गए थे। थोड़ा इस केस के हिसाब से हम समझते हैं। नॉर्मली अब तक हम जो भी आर्सेनिक के पेशेंट देखते हैं, ठीक है, तो वह एंजाइटी अलोन में रहता है जो आर्सेनिक है, ठीक है। तो इसके चलते वो अपने सब रिलेटिव्स को अपने आसपास जमा करके रखता है कि कुछ भी मेरे को दिक्कत आएगी, कुछ भी नीड होगी, तो मेरी केयर करने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटल इनसिक्योरिटी में रहता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि ये काफी डिफरेंट शेड है आर्सेनिक का, क्योंकि अगर हम पेशेंट का एज देखते हैं तो वो 92 इयर्स ओल्ड उनका एज है, और इस एज में भी ये अंकल जो है एकदम अकेले रहते हैं, जबकि उनकी 3 डॉटर्स हैं। तो आर्सेनिक जो है वो डिक्टेटोरियल भी होता है। तो डिल्यूजन, मैन डज ऑल द थिंग्स ही डज अ मैन, तो इस रूब्रिक में भी है, इसलिए वह अपना सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, और साथ ही उनका अफेक्शनेट नेचर भी है, जो हमें इस केस में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, रिलेटिव्स अबाउट, ट्राइफल्स अबाउट, ठीक है। इतनी एक्यूट कंडीशन में भी वह छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे उनका रीजन जो है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, fear opinion of others, fear nose cut off, having the nose
प्लस उनका डिक्टेटोरियल नेचर, ठीक है, और इसके साथ साथ वो फास्टिडियस भी हैं, क्लीननेस मेनिया रूब्रिक में भी है आर्सेनिक। तो ये जरूरी नहीं है कि घर की साफ सफाई या हमारी सराउंडिंग है उसकी साफ सफाई को लेकर ही रहता है, वो अपने हर लेवल पर खुद को एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है कि इसमें आस्किंग फॉर नथिंग, डिजायर फॉर नथिंग, ठीक है, और अफेक्शनेट और उनका केयरिंग नेचर जो है। इस केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जो मिस हुआ आप लोगों से, वो है प्रोग्रामिंग एवरीथिंग। ये अंकल जो है वो सब कुछ पहले से प्रोग्रामिंग करके चल रहे हैं और कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम आई तो पहले खुद से जोगा करके देखा, जब सेटल नहीं हुआ तो तुरंत रिक्शा वाले को कॉल करके डॉक्टर को बुला लिया, ठीक है। फिर डॉक्टर के आने से पहले ही टॉयलेट भी चले गए कि उनके सामने मेरे को टॉयलेट ना जाना पड़े, कि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्टर के सामने अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जबकि टॉयलेट जाने में उनको डर लग रहा था कि उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो डेयरिंग करके गए। तो इसी आर्सेनिक जो है वो एंटीसिपेशन में भी है, ठीक है। एंजाइटी, एंटीसिपेशन फ्रॉम एन एंगेजमेंट, एंजाइटी इन बेड, एंजाइटी कॉन्स्ट्रिक्शन फ्रॉम इन चेस्ट, एंजाइटी विद फियर, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। इसके साथ साथ उनको फियर और एंजाइटी भी काफी है उनके अंदर। तो फियर ऑफ डेथ, हार्ट सिम्टम ड्यूरिंग, फियर ऑफ डेथ, इंपेंडिंग डेथ ऑफ, फियर ऑफ डेथ विद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। जब पेशेंट का कंडीशन वर्स हो गया तो इनको फियर और एंजाइटी ज्यादा होने लगे, उनके फियर्स एंड एंजाइटी बढ़ गया, ठीक है, और वो एंग्विश में चली गई। एंग्विश कार्डियक, एंग्विश ऑपरेशन विद, एंग्विश पाल्पिटेशंस विद, एंग्विश कंस्ट्रिक्टेड एज इफ एवरीथिंग बिकेम। इसलिए उनको लग रहा है कि अब उनकी डेथ का टाइम आ गया है। डेथ कन्विक्शन ऑफ, डेथ सेंसेशन ऑफ, डेथ थॉट्स ऑफ, डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ, रेस्पिरेशन विद अस्थमेटिक। लेकिन इसके बाद भी उनका प्रोग्रामिंग एवरीथिंग चालू है। मेरी डेथ के बाद ये ऐसा करना, ये चीज वहां पर रखी है, ठीक है, क्योंकि आर्सेनिक क्लोजिंग आईज एग्रेवेट में है, वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकता, उससे उसको एग्रेवेशन होती है। इसलिए प्रॉपर हर बात, हर चीज के ऊपर, हर काम के ऊपर एकदम पूरी पैनी निगाह रखता है वो। इसके साथ साथ बेड अवर्जन, सन्स बेड में भी आर्सेनिक है। एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, क्योंकि मनी हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो मेरी जो इमेज है, मेरे प्रति दूसरों का ओपिनियन खराब नहीं होना चाहिए, मेरी जो इमेज है वो दूसरों की नजरों में एकदम अच्छी होनी चाहिए, मेरी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आर्सेनिक का केस है। तो मैं हमारे लीजेंडरी मास्टर डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट सर का उनको अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए मेरे सेशन को यहीं पर वाइंड अप करता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत आभार पार्टिसिपेट करने के लिए।